हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में, जहां पे हम लोग सीडीएस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उसको एनालाइज करते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो स्केलेटन है, पैटर्न है, उसको तैयार कर रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन को देखने को मिल सकते हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिप्स ट्रिक्स सब कुछ मिलेगा इस वीडियो लेक्चर के साथ बने रहिए और बाकी के भी लेक्चर्स देखिए जितने भी यहाँ पे पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे, और इसको शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं अगर बेटा, मेरा नाम है अतुल वैश। आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ। गेट, ईएस, पीएसयूज, डिफरेंट डिफरेंट ऑफकोर्स आईआईटी जेई के एग्जामिनेशन के लिए, एनडीए के लिए, और आपके जाहिर सी बात है सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए नेक्स्ट आप लोग होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बॉस शुरू करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू यार। अगेन आज की क्लास में जो अपने क्वेश्चन रहेंगे दैट वुड बी अराउंड आपके टाइम एंड वर्क के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है कई बार। ठीक है, तो उसी के पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट स्केलेटन में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसको ही बना के हम यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसको आप पॉज करके वीडियो को अपने आप सॉल्यूशन निकालिए और फिर उसको मेरे साथ कंपेयर कीजिए कि आपने कैसे निकाला, मैंने कैसे निकाला, आंसर सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज सेइंग फर्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है यार कि कोई कर्नल है, वो कह रहा है कि कर्नल, मेजर एंड जनरल स्टार्टेड अ वर्क टुगेदर फॉर ₹816। तो भाई साहब हमारे कर्नल साहब थे, मेजर साहब थे, जनरल साहब थे, तीनों ने 816 रुपए में कोई काम करना शुरू करा। तो जो भाई प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पहला अमाउंट है दैट इज 816 रुपए। तो ये 816 रुपए में तीनों कोई मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, अब जो भी काम करेंगे जिस रेशो में काम करेंगे ना, उसी रेशो में पैसा इनके पास जाएगा। ये तो भाई दुनिया का उसूल है ना, जितना काम उतना पैसा, सिंपल सी बात है। अब ये मत कहने लगे सर स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क है, वो एक अलग कहानी है। यहाँ पे सिंपल सी कहानी, जितना काम उतना पैसा। अब वो कह रहा है यार कि कर्नल जो है, कर्नल और मेजर जो है, वो 17 में से 8वां हिस्सा कर देता है काम का, यानी कि 8/17 पार्ट कर देते हैं। अब ये पार्ट्स में दे रहा है, यहाँ पे एफिशिएंसी में नहीं दे रहा है। मैंने बोला था वन डे वर्क को जब मल्टीप्लाई कर दे, तो ये चीज बार बार मैं बोल रहा हूँ, अपने हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, वन डे वर्क को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट वुड बी एफिशिएंसी। ठीक है ना, एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है ना, परसेंटेज में। और ये आपका वन डे वर्क या फिर इसकी एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है ना, एफिशिएंसी इसकी इस तरह से आ रही है। इसको अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये हम सिर्फ अभी फ्रैक्शन में रहने देंगे। तो क्या कह रहा है, कर्नल एंड मेजर डिड इट, तो सी प्लस एम डिड इट 8/17 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क। तो यानी कि अगर काम के 17 हिस्से हैं तो 17 में से 8 हिस्से जो है कर्नल और मेजर कर देता है, ये कहना चाह रहा है। परसेंटेज में मैंने ऐसी लैंग्वेज बोलना सिखाया था, याद है ना। ओके, while major and general together did 12/17। मेजर और जनरल जो है, अगर ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं, मेजर और जनरल, मेजर प्लस जनरल, ये कर देते कितना, 12/17 काम। 17 में से 12 हिस्सा तो यही कर देते हैं ऑफ द होल वर्क। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लीस्ट एफिशिएंट पर्सन। अमाउंट यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि जो सबसे लीस्ट एफिशिएंट पर्सन होगा, यानी कि जो सबसे कम काम करेगा, जो सबसे नालायक होगा, उसको इस अमाउंट में से कितना पैसा मिलने वाला है। बात खत्म, उसको इस अमाउंट में से कितना पैसा मिलने वाला है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो बस। तो सबसे पहले तो ये निकाल लो यार कि सबसे लीस्ट एफिशिएंट कौन होगा। अब ये देखो, यहाँ पे सीएम और एमजी इसकी बात हो गई। अब मैं एक बात यहाँ पे बता दूं आपको, कर्नल, मेजर एंड जनरल तीनों ही तीनों मिलके काम को कर देते हैं 100%, यानी 100% काम कंप्लीट होता है। अब अगर ये परसेंटेज में है तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, और अगर ये परसेंटेज में नहीं है, फ्रैक्शन में है, यहाँ पे है ना, इनके फ्रैक्शन के अंदर वर्क है, एफिशिएंसी इनकी जो है फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। समझ रहे हो। और चाहे तो अगर परसेंटेज में लिखना चाहो तो यहाँ पे 100 लिख दो और फिर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। लेकिन आप फ्रैक्शन में तो भाई फ्रैक्शन में लिख दो। सो ये तो सी प्लस एम प्लस जी, यानी कि कर्नल प्लस मेजर प्लस जनरल का जो काम करते हैं, तीनों तीनों मिलके काम पूरा कर देते हैं। पूरा करना मतलब 100%, 100% मतलब 1, फ्रैक्शन हो जाएगा उसका 1 था 1 ही कर दिया, बात खत्म, है ना। ये तो जानते हो, परसेंटेज में भी, आरएनपी में भी सिखा रखा है, रेशियो प्रोपोर्शन में भी, परसेंटेज में, हर चीज में ये चीज आई है। तो ठीक है जनाब, सी प्लस एम प्लस जी इज इक्वल टू 1 हो गया, सी प्लस एम इज इक्वल टू 8/17 हो गया, एम प्लस जी इज इक्वल टू 12/17 हो गया। अब भाई जिसका काम निकालना है ना उसका काम निकालो। सी प्लस एम कितना था, 8/17। तो भाई बाई इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन 1 मान रहे हो तो इसको 2 मान लो, उसको 3 मान लो, ठीक है ना। अब बस अब क्या करो यार, निकालते रहो बैठ के आराम से। कैसे सर, दैट इज बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
दैट इज बाय इक्वेशन 1 एंड 2। 1 से और 2 से आप कर दोगे तो कैसे हो रहा है भाई, c प्लस m की जगह पे कितना आ जाएगा 8/17 प्लस g इज इक्वल टू 1। तो g यानी कि जनरल कितना काम करता है, दैट इज 1 माइनस 8/17। तो 17 इधर जाएगा, एलसीएम ले लेंगे उसका 1 मान के, तो 17 माइनस 8 कितना आ जाएगा 9/17। तो जनरल कितना काम करता है भाई 9/17, यानी कि 17 काम में से 9 भाग तो अकेला जनरल कर देता है। तो ये जनरल की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। ऐसे ही अपन अलग अलग चीजों की एफिशिएंसी निकालेंगे। अगर जनरल की आ गई तो मेजर की निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे मेजर की। कैसे निकाल लोगे सर, बाय इक्वेशन 3। बाय इक्वेशन 3 मेजर प्लस जनरल इज इक्वल टू 12/17, यानी कि मेजर इज इक्वल टू 12/17 माइनस जनरल। जनरल की कितनी है 9/17। सो मेजर की कितनी आ गई 17 नीचे 12 में से 9 गया, कितना बचा 3/17। तो मेजर की आ गई सर 3/17। मेजर की आ चुकी है, जनरल की आ चुकी है, क्या अब कर्नल की निकाल सकते हो, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो निकाल दो ना भाई, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो बाय इक्वेशन 2 से निकाल लो, जिससे मर्जी निकालो यार। मेजर कर्नल की निकाली थी ना, तो c प्लस m इज इक्वल टू 8/17। तो c इज इक्वल टू 8/17 माइनस m का कितना है 3/17, 3/17। 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, दैट इज 5/17। तो भाई कर्नल की आ चुकी है एफिशिएंसी 5/17। तो सबके नीचे 17 है, तो अब तो आप रेशियो निकाल सकते हो ना आराम से। अब भाई यहां से अब मेरे को कंपेयर करके बता सकते हो या नहीं बता सकते हो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट और सबसे कम एफिशिएंट वाली कहानी किसकी है, बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, मेरे को ये बताओ आराम से। पहले बता सकते हो तो जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, है ना भाई। 17 में से 9 भाग, 17 काम था उसमें से 9 काम तो जनरल कर देता है, 17 में से 3 काम कर देता है मेजर, 17 में से 5 काम कर देता है आपका कर्नल। 9 3 12 और 5 17, 17 में से 17 काम कंप्लीट हो गया। तो इसको जोड़ोगे भी तब भी 17 ही आने वाला है टोटल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ, जनरल सबसे ज्यादा एफिशिएंट हुआ। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है लीस्ट एफिशिएंट, यानी कि सबसे कम काम, सबसे नकारा कौन है, ये रहा मेजर, है ना। समझ रहे नहीं समझ रहे हो, ये रहा मेजर, जो 17 में से सिर्फ 3 ही काम करता है, ठीक है ना। 17 में से 3 काम करता है, 17 में से 5 काम कर जाता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो लीस्ट एफिशिएंट ही है मेजर। तो हमें किसका अमाउंट निकालना पड़ेगा, मेजर का ही अमाउंट निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो मेजर का ही अमाउंट निकालना पड़ेगा। ये तो कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लीस्ट एफिशिएंट पर्सन। तो मेजर सबसे लीस्ट एफिशिएंट, तो मेजर्स का अमाउंट, मेजर्स अमाउंट। तो मेजर का अमाउंट कितना होगा भाई, कितना होगा अमाउंट, 816 था टोटल अमाउंट, और उसका 3/17 भाग कर देना है। अरे काम के हिसाब से, जितना काम उतना पैसा। तो काम का रेशियो अगर 3/17 है तो उसको मनी का रेशियो भी उसका उतना ही होने वाला है, 3/17। इसको सॉल्व कर दो, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दो। आई थिंक यू विल बी गेटिंग, कितना आंसर आ जाएगा आपको इसको सॉल्व करने के बाद, यू विल बी गेटिंग आई थिंक 144 is your answer, 144 rupees is your answer, that is I think option B, option B। तो यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कर्नल मेजर जनरल किसका निकालना है, उसने यहाँ पे सिंपल सी बात बोली कि भाई लीस्ट एफिशिएंट। ये भी बोल सकता था कि मैक्सिमम एफिशिएंट, या फिर 2 का जोड़ के निकालने को भी बोल सकता था। अलग अलग टाइप से पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पैटर्न यही रहेगा। और आपको समझना है कि इस पैटर्न में किस टाइप के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो ना, कसम से। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाट इज सेइंग, ही सेइंग शर्मा इज 20% लेस एफिशिएंट देन केलकर। शर्मा जो है केलकर से 20% लेस एफिशिएंट, यानी कि केलकर अगर किसी काम मतलब 100% काम करता है तो शर्मा कितना करेगा 80% करेगा। केलकर अगर 1 है तो शर्मा कितना है 0.8। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये मतलब समझो, मतलब इतनी अगर समझदारी आ गई तो बात खत्म। इफ केलकर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, अब शर्मा क्योंकि कम एफिशिएंट है तो शर्मा ज्यादा दिन लगाएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि शर्मा कम एफिशिएंट है। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द शर्मा टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। अरे बेहतरीन क्वेश्चन है ना, सिंपल सिंपल। तो यहाँ पे तो जो चार्ट बनाना आपको बेसिक की क्लास में भी आपके फैकल्टीज लोगों ने सिखाया होगा, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आगे मैं भी सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे चार्ट बनता है, एफिशिएंसी एक जगह लिख लेंगे, एफिशिएंसी किसकी होती है भाई, एक तरफ हमारे शर्मा जी हैं और एक तरफ है हमारे केलकर साहब। तो अगर शर्मा जी, अगर केलकर साहब की एफिशिएंसी x है ना, ये तो कह रहे हैं, और ये उनसे 20% लेस है, तो ये कितने हो जाएंगे 0.8x। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं कहो सर ये 0.8 कहां से आ गया, अरे ये 100 है तो ये 80 है, बस इतना कहना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये x है तो ये 0.8x है।
अब क्या कह रहे हैं वो, अब भाई उनके काम की बात करें तो नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज, अब नंबर ऑफ डेज की बात कर लेते हैं। इफ केलकर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, तो ये 24 दिनों में खत्म कर देते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि ये कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो ये वाला अमाउंट यहाँ पे निकालना है। सपोज दैट इट इज वाई डेज में करते हैं। तो बेटा यहाँ पे डायरेक्टली का संबंध है या इनडायरेक्टली का संबंध है, ये चीज पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये बताओ मेरे को। ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। तो सर देखो जरा संबंध कैसा है, एफिशिएंसी इस तरह से, अगर ये बढ़ रही है, देखो अगर ये बढ़ रही है मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर ये एफिशिएंसी बढ़ रही है तो ये नंबर ऑफ डेज घटेंगे, एफिशिएंसी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ डेज घटेंगे, है ना। अगर एफिशिएंसी घटे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे। तो एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज में, अरे ये चीज बताई भी होगी फैकल्टीज लोगों ने आपको, एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज में, डेज वर्किंग वालों में क्या होता है, इनवर्स का संबंध होता है। मतलब अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे, एफिशिएंसी कम होगी तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ डेज ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो भाई बस सिंपल, अब इसमें क्या होता था, सिंपल 0.8 इंटू आपका जो आपको निकालना होता था, सीधा 0.8 इंटू वाई इज इक्वल टू 24 इंटू, मतलब 24 इंटू 1। अब यहाँ पे किसी को एक्स अगर रखना चाहो तो एक्स रख लो, मेरे को कोई समस्या नहीं है। अगर एक्स रखना चाहो तो एक्स रख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एक्स कट जाएगा। सो 0.8 वाई इज इक्वल टू 24। सो वाई इज इक्वल टू 24/0.8। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कैसे आ गया इधर, अरे भाई ये संबंध होता है सिंपल, ये आपको सिंपल क्लासेस में सिखा भी रखा होगा, ठीक है ना। एफिशिएंसी और डेज में अगर उल्टे का संबंध है तो ठीक है, एफिशिएंसी इंटू डेज। अब सिंपल सी बात है यार, दोनों की दोनों। अब यहाँ पे अगर मैं और भी सिंपल तरीके से बताना चाहूँ तो मैं इसको और भी सिंपल तरीके से बता सकता हूँ। समझा देता हूँ एक बार आपको सिंपल, कि भाई एफिशिएंसी इंटू डेज बराबर कितना हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब काम तो वही है, एक ही काम है ना, काम तो चेंज नहीं हो रहा है, सेम वर्क कर रहे हैं ना। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द शर्मा टू कंप्लीट द सेम वर्क कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी इंटू डेज किसकी, शर्मा की। अगर मैं बोलूं बराबर हो जाएगा एफिशिएंसी इंटू डेज ऑफ केलकर के। अरे ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एफिशिएंसी इंटू डेज ऑफ शर्मा का बराबर हो जाएगा एफिशिएंसी इंटू डेज ऑफ किसका, केलकर का। जाहिर सी बात है शर्मा की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो डेज बढ़ जाएंगे, लेकिन जो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा वो सेम रहेगा। ऐसे ही अगर केलकर यहाँ पे तुमकी कम थी ना, एफिशिएंसी कम होगी तो डेज बढ़ जाएंगे, और केलकर की अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो डेज घट जाएंगे, लेकिन जो रेशियो है वो सेम रहेगा। एफिशिएंसी और डेज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। समझ रहे हो, क्योंकि सेम काम है तो इसलिए वो करा यहाँ पे x इंटू 0.8 वाई, है ना। यानी कि सिंपल सी बात है 0.8 x इंटू वाई इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स, एफिशिएंसी इंटू डेज। तो दोनों की एफिशिएंसी इंटू डेज बराबर है, मतलब एफिशिएंसी और डेज का मल्टीप्लीकेशन बराबर है क्योंकि सेम काम है। अरे समझ में आया नहीं आया? तो दैट वुड बी 240/8 एंड दैट वुड बी 30। सो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 30। तो यानी कि 30 दिन लगेंगे जनाब इनको कंप्लीट करने में। तो डायरेक्ट वैसे इन्वर्सली वाला भी लगा सकते हो या फिर इस तरीके से भी समझ सकते हो, एफिशिएंसी इनटू डेज। ऐसे समझ लो यार, ऐसे तुम्हारे लिए ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना, अगर वो किसी ने नहीं पढ़ा तो। एफिशिएंसी 1 डेज 1, एफिशिएंसी 2 इनटू डेज 2। शर्मा साहब, केलकर साहब, अगर काम सेम है तो, बार बार मैं चीज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, अगर काम सेम है तो, है ना। अगर दोनों काम अलग अलग कर रहे हैं तो चीजें अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर दोनों काम अलग अलग कर रहे हैं तो चीजें अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। काम सेम है तो, ठीक है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट, व्हाट इज सेइंग, ही इज सेइंग 24 men कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 days। 24 लोग हैं, काम को 40 दिनों में खत्म कर दे। द नंबर ऑफ, क्या ये पी रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ पर्सन होगा यहाँ पे, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 32 days इज, हाँ जी, 32 दिनों में काम को कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी चाहिए होंगे वो बताना है। अब यहाँ पे भी भाई सिंपल सी कहानी हो गई, एक तरफ अगर पर्सन रख दूं
और एक तरफ अगर डेज रख दूं, अब बताना जरा कैसा संबंध होगा। अरे अगर पर्सन बढ़ेंगे तो डेज घटेंगे या नहीं घटेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर पर्सन घटेंगे तो डेज बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? समझ में? अरे जितने ज्यादा लोग उतने कम दिन लगेंगे, जितने कम लोग उतने ज्यादा दिन लगेंगे। दिन की बात पूछ रहा है तो कर देते हैं। तो क्या कह रहा था वो, 24 लोग जो हैं वो किसी काम को 40 दिनों में कर देते हैं। द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पर्सन टू कंप्लीट द जॉब इन 32 डेज। अब 32 दिनों में काम करना है तो कितने पर्सन बढ़ाए जाए, ठीक है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, वही वाला मैन इंटू डेज, वही काम रहेगा। M1 इंटू डेज 1 इज इक्वल टू मैन 2 इंटू डेज 2। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो मैन इंटू डेज, कितने पर्सन कितने दिन काम कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लीकेशन बराबर इसकी मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि ये आपका इनवर्सली का संबंध है, अगेन तो सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। और अगर डायरेक्टली का होता है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। ये चीज बेसिक की क्लास में सिखा रखी होगी आपको, यहाँ पे तो इसको सिंपल सिंपल समझ लो। M1 इंटू डे 1, M2 इंटू डे 2, क्योंकि भाई काम तो वही है ना, काम तो वही है ना, सेम जॉब है ना, बात खत्म। तो रेशियो भी सेम रहने वाला है, तो उसको कर दो। M1 कितना था, दैट इज 24, उसको कितने दिनों में कर दिया था उसने, 40 दिनों में कर दिया। 24 लोगों ने 40 दिनों में कर दिया। M2 अब कितना, सॉरी M2 निकालना है, और डेज मतलब कितने मैन चाहिए निकालने, और डेज कितने दिनों में कर देना है, 32 दिनों में कर देना। तो भाई साहब इसको निकाल देंगे या नहीं निकाल देंगे, तो 24 इंटू 40 बड़े 32, 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 4 10 जा 3 इंटू 10 30 मैन्स। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन था रे, इससे भी सिंपल क्वेश्चन मिल सकता है क्या एग्जाम में, ये बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन था रे, सिंपल सिंपल। बताइए, इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। सोच रहे हो ना कोई कि सिंपल हो जाएगा तो पाप लगेगा, ठीक है ना। चलिए, बट हाँ ऐसे आते हैं भाई, पैटर्न आता है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, पैटर्न आता है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, करना है ना। काफी सारे बच्चे परेशान भी होंगे, सर बड़े टिपिकल क्वेश्चन करा रहे हैं सर, बिल्कुल। अरे भाई मैं बेसिक भी करा रहा हूँ, देख लो, सिंपल भी करा रहा हूँ, बेसिक वाले भी करा रहा हूँ, टिपिकल क्वेश्चन भी है, बेसिक भी है। एग्जामिनर भी ऐसे ही करता है ना, पूरा आपको मिर्ची वाले खाने के बाद स्वीट डिश भी देगा वो, ठीक है ना। तो हर चीज मिलेगी, तो स्वीट डिश पहले खा लो, मीठा खाने का पहले शौकीन रखो। मेरे को भी मीठा खाना अच्छा लगता है, तुम भी ऐसे ही बनो, तो मजा आएगा जिंदगी का, ठीक है। इफ 10 पर्सन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, तो फिर से भाई पर्सन और डे की बात कर रहा है ये, बिल्कुल करने दो इसे, जितनी बात करे पर्सन और डे की बात कर रहा है। सो 10 पर्सन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, देन 20%, then 20% twice then 20% twice the efficiency can do the same job in। अब वो सेम जॉब है, then 20% of twice the efficiency, मतलब अब उनकी एफिशिएंसी ट्वाइस हो चुकी है, मतलब कि ट्वाइस एफिशिएंसी वाले 20 लोग आ गए। इस बार इस चीज को जरा ध्यान रखना, ठीक है ना। ट्वाइस एफिशिएंसी वाले, अब इसको सीधा सीधा मत कर देना, सीधा सीधा मत कर देना, ट्वाइस एफिशिएंसी वाले 20 लोग आ चुके हैं। तो भाई पहले तो मैन इंटू डेज बराबर कितना हो जाएगा, 10 लोग 20 दिन में करते हैं, तो कितना है, 200 यूनिट काम है। तो 200 यूनिट काम है ना, तो 200 यूनिट वर्क हो गया, समझ रहे होगे। यूनिट वर्क मान लो या 200 मैन डे मान लो, है ना, 200 मैन डे मान लो, जैसे लिखना चाहो वैसे लिखो यार, मेरे कोई समस्या नहीं। 200 यूनिट काम या फिर 200 मैन डे मान लो, है ना, 200 आदमियों का मतलब, सॉरी 200 मैन डे, 200 मैन काम, ठीक है। ये हो गया आपका पहले के हिसाब से। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि भाई नए लोग आए, न्यू मैन, नए लोग आए जो कि ट्वाइस एफिशिएंट है पहले वालों से, और ये 20 लोग आ गए। तो भाई पहले तो 20 लोग आ गए जो कि ट्वाइस एफिशिएंट है, इस चीज पे ध्यान रखना जरा। तो अब वो कितने दिनों में काम कर देंगे, तो न्यू मैन, मैन इंटू डे, मैन इंटू डे। तो सबसे पहले तो भाई 20 लोग आ गए, और वो भी ट्वाइस एफिशिएंट है, तो भाई इससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, बताना जरा। तो 20 लोग मतलब कि ट्वाइस एफिशिएंट होने का मतलब क्या है, एक बंदा 2 का काम कर सकता है। ट्वाइस एफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, एक बंदा 2 का काम कर सकता है। हाफ का मतलब एक बंदा, मतलब 2 बंदे एक का काम कर रहे हैं, हाफ का मतलब ट्वाइस का मतलब एक बंदा जो पहले वाले बंदे थे ना उनके 2 के बराबर काम कर रहा है। तो यानी कि मेरे को 20 बंदे तो आए, पहले तो 10 ही बंदे थे, अब क्या 20 बंदे आए,
और वो भी ट्वाइस एफिशिएंट आए तो उसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 20% ऑफ ट्वाइस द एफिशिएंसी कैन डू द सेम जॉब इन। अब ये कितने दिनों में काम करेंगे वो हमें निकालना है, नंबर ऑफ डेज ये हमें निकालना है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये हमें निकालना है। तो इस तरीके से कहानी होगी। अरे ये समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? सिंपल। इन दोनों को इक्वेट करेंगे अब। क्यों जनाब, ये कहानी क्लियर हुई नहीं हुई? तो अब इसको इस तरह से इक्वेट करेंगे, m1d1 बराबर m2d2। दिस इज फॉर न्यूमैन, दिस इज फॉर न्यूमैन। तो भाई साहब कैसे आएगा ये कहानी? तो m इंटू डी कितना था आपके पास 200 इज इक्वल टू ये था 20 इंटू 2 40 इंटू डी, और ये हो जाएगा आपके पास 5। तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए भाई? 5 ही दिनों में उठा के फेंक देंगे काम को, 5 ही दिनों में काम को उठा के फेंक देंगे, ठीक है ना। कई लोगों को लगा कि दुगना हो गया तो काम आधा हो जाएगा, यानी कि पहले अगर 20 दिन में हो रहा था तो फिर कितना हो जाएगा। कई लोगों को लगा कि 20 दिन में हो रहा था काम तो 10 दिनों में हो जाएगा, सी सीधा लगा देंगे। अरे ऐसे मत करना। वैसे मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स समझाया, आपका अगर दिमाग और अच्छे से चल रहा है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो फिर आप इसको और तेजी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि 20 आए तो ये तो आधा होना ही है, 20 का हो जाएगा 10, लेकिन उनकी एफिशिएंसी भी डबल थी तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी कि 10 का भी आधा हो जाएगा, हो जाएगा 5। डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज हाथ कंगे में फारसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 5। लाइक दिस क्वेश्चन आपका खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। व्हाट इज सेइंग? ही इज सेइंग 30 workers can finish a work in 20 days. After how many days should 9 workers leave the job so that the work is complete in total 26 days? अब ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये भी बड़ा मतलब मस्त क्वेश्चन है। तो वो क्या कह रहा है? 30 workers can finish a work in 20 days। तो पर्सन, अगर मैं यहां पे मान लू वर्कर और मैं यहां पे मान लू डेज, कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। जाहिर सी बात है, इनवर्सली का नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो डेज कम होंगे। आफ्टर हाउ मेनी डेज, अब क्या हुआ, दोनों के दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ये 30 के 30 लोग काम कर रहे हैं। कितने दिनों के बाद 9 आदमी छोड़ के चले जाएं सो दैट द वर्क इज कंप्लीट इन 26 डेज। तो भाई अब जो है 26 डेज, कितने दिनों के काम के बाद वो छोड़ के चले जाए, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना। क्यों ना कर देना? क्योंकि देखो सबसे पहले तो यार m1d1 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यानी कितने यूनिट का काम हो रहा है, तो 30 इंटू 20 टोटल काम कितना है? 600 यूनिट काम है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये मैंने कैसे निकाला? ये टोटल काम निकाला, 600 यूनिट वर्क, या फिर इसको बोल सकते हो 600 मैन डे। तो 600 यूनिट जो है आपका कुल मिला के काम है। अब जो 600 यूनिट काम 26 दिनों में होना है, लेकिन इस प्रकार यूनिफॉर्मिटी के साथ नहीं होना है। 30 लोगों को नहीं करना है या फिर कम लोगों को नहीं करना है। क्या करना है कि शुरू के 9 दिन 30 लोगों को काम करना है ना। अरे समझ रहे हो भाई, शुरू के 9 दिन जो है 9 डेज 30 मैन वर्किंग है। आफ्टर हाउ मेनी डेज, अच्छा सॉरी 9 डेज नहीं, आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद 9 लोग निकल जाएं, ये वो कह रहा है। कितने दिनों के बाद 9 लोग निकल जाएं। तो भाई कुछ टाइम तक तो 30 लोगों को काम करना है, ठीक है, कुछ टाइम तक 30 लोगों को काम करना है, फिर कुछ टाइम के बाद 9 लोग निकल जाएंगे, 21 लोगों को काम करना है ना। तो ये पूछना चाह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज 9 वर्कर्स शुड लीव द जॉब सो दैट द वर्क इज कंप्लीट इन 26 डेज। ये पूरा काम जो है यानी 6 दिन एक्स्ट्रा लगे, वो ये कहना चाह रहा है। यानी कि टोटल जो यूनिट का काम था मेरा 600 यूनिट काम है, ये कितने में होना चाहिए? ये कितने में होना चाहिए? 30 दिन, मतलब 30 लोग कुछ दिन काम करेंगे, मान लिया वो x दिन, समझ रहे हो, मान लिया ये दिन कितने थे, x दिन थे। 30 लोग कुछ दिन काम करेंगे और फिर उसके बाद बाकी के बचे हुए 21 लोग कुछ दिन और काम करेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बाकी के बचे हुए 21 लोग कुछ दिन और काम करेंगे, और ये जो x प्लस वाई है ये कितना आना चाहिए? 26 आना चाहिए। अरे बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अरे ये कहानी समझ में आई नहीं आई? 600 यूनिट काम था वो तो मैंने पहले निकाल लिया, जो उसने पहले बता रखा था। 600 यूनिट काम मेरे पास आ चुका है।
अब वो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 9 वर्कर्स लीव। अब उसने कहा शुरू में तो भाई क्योंकि 30 काम थे, 30 लोग थे, 30 लोग कुछ दिन काम करेंगे और कुछ दिनों के बाद मान लिया वो एक्स दिन थे, कुछ दिनों के बाद मान लिया वो एक्स दिन थे, ये लोग छोड़ के चले गए, मान लिया एक्स दिन के बाद 9 लोग छोड़ के चले गए, फिर 21 लोगों ने काम का जिम्मा उठाया, फिर ये 21 लोग कुछ वाई दिन काम करेंगे, ठीक है ना, मेरे को नहीं पता कितने दिन काम करेंगे, लेकिन फिर ये 21 लोग कुछ वाई दिन काम करेंगे और ये काम कंप्लीट करेंगे, और टोटल इनका जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए कितने दिनों में, 26 दिनों में। यही वो कहना चाह रहा है ना, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 9 वर्कर्स लीव द जॉब सो दैट द वर्क इज कंप्लीट इन टोटल 26 डेज। तो ये टोटल कुल मिला के एक्स और वाई जब वो छोड़ गए और ये इस तरह से 26 होना चाहिए। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 9 वर्कर लीव, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अभी एक्स की वैल्यू निकालनी है, अभी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो भाई वैसे तो इसको एक्स वाई रिलेशन निकाल के कर सकते हो, लेकिन क्या मैं हिट एंड ट्रायल से जा सकता हूँ यहाँ पे? हाँ जी बाल को मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं हिट एंड ट्रायल से जा सकता हूँ यहाँ पे? सर कैसे चल जाओगे हिट एंड ट्रायल से, यहाँ तो 2 वैल्यू है सर, वहां पे तो एक ही वैल्यू है। अरे घबराने की बात नहीं है भाई, टोटल तो तुम्हें दे रखा है ना 26। अब माना एक्स जो है सबसे पहले मान लो, अरे समझ लो हिट एंड ट्रायल से मान लो, है ना, माना एक्स अगर 12 है, सपोज दैट अगर एक्स आपने 12 मान लिया कि भाई 12 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो ये वाई कितना होना चाहिए फिर? अरे 26 माइनस 12 ना यार, सिंपल 26 माइनस 12 कितना हो जाएगा, दैट इज 14। जरा रख के देखना इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, समझ रहे हो किस तरह से कर, रख के देख लो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर एक्स इज इक्वल टू 12 के लिए। तो फॉर एक्स इज इक्वल टू 12 के लिए जरा देखना इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। तो कितना, मैं सीधा कर दे रहा हूँ, 30 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 360, सॉरी ठीक है 360 प्लस 21 गुणा 14 कितना हो जाएगा, 14 कम 14 का लगा 4, अरे ये वैसे भी नहीं आने वाला है, 600 यूनिट आ रहा है, ये कुछ और ही आ जाएगा, 14 का लगा 4 बजे 14 14 28 14 42, ये कुछ अलग ही नंबर आ रहा है, ये नहीं आनेगा, ये नहीं आनेगा, गलत। तो यानी कि ये तो गलत है ऑप्शन, समझ रहे हो? 6 रख के देख ले, चलो पहले 10 रख के देख लेते, 10 रख के देख ले, तो अगर ये 10 होगा, अगर x 10 होगा तो y कितना हो जाएगा भाई, y हो जाएगा 26 में से 10 गए तो 16, y हो जाएगा 16। ये रख के देख लो, फॉर x इज इक्वल टू 10 के लिए रख के देख लो कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन, तो 30 इंटू 10 कितना आ जाएगा 300, 30 इंटू 10 कितना आ जाएगा 300 प्लस 21 इंटू कितना करना 16, अरे फिर से मेरे को कुछ अलग अलग होता दिख रहा है, 16 कम 16 का लगा 6 और 16 दिन 32 33 336, ये फिर से यार 600 से ऊपर चला गया, आना चाहिए कितना 600, ये मेरे को वैसे भी कुछ सही नहीं लग रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 10 के लिए भी नहीं आ रहा है, x इज इक्वल टू 10 के लिए भी नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। 6 के लिए देख लो, अगर 6 के लिए मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज नन ऑफ दिस इज द आंसर। x इज इक्वल टू 6 के लिए अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा आपका। तो 6 के लिए कर लो, तो अगर x 6 है तो y कितना होना चाहिए, y होना चाहिए 20, 26 माइनस 6 विच इज 20। तो भाई ये कर लो, 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा 180 प्लस 21 इंटू 20 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 420 420, और 180 और 420 कितना हो जाता है 600, जो कि सर वही है इक्वेशन सेटिस्फाई, इक्वेशन सेटिस्फाई, बात खत्म। नन ऑफ दिस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है सर, इतना बुरा टाइम नहीं आया अभी कि नन ऑफ दिस की तरफ जाए, तो सर नन ऑफ दिस की तरफ जाने लायक बुरा टाइम नहीं आया। सो सर योर आंसर इज 600, योर आंसर इज 600, क्लियर, योर आंसर इज, सॉरी मतलब 600 आ चुका है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है, योर आंसर इज 6, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, होपफुली यू आर गेटिंग इट, है ना, होपफुली यू आर गेटिंग इट, इसमें तो किसी को कोई पंगा नहीं है, इसमें तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया सर, बढ़िया सर, कोई दिक्कत तो देख लो फिर से आराम से, ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन मस्त है भाई, इस क्वेश्चन की तरफ देखो, सारे क्वेश्चन लॉजिकल हैं, कोई भी क्वेश्चन इलॉजिकल टाइप से तो चीजें नहीं मिलने वाली यहाँ पे ना, तो कुछ भी ऐसा इलॉजिकल नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन लॉजिकल और मस्त हैं एकदम बिंदास, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज सेइंग, ही इज सेइंग 20 पर्सन्स कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द वर्क इन 12 डेज, ठीक है ना भाई, 20 लोग हैं, वो 1/3 काम, यानी कि अगर काम एक है, काम अगर एक है तो उसका 1/3 पार्ट है ना, 1/3 पार्ट
कर देते हैं 12 दिनों में। हाउ मोर पर्सन आर रिक्वायर्ड, कितने और लोग चाहिए 20 के अलावा और कितने लोग चाहिए टू फिनिश द रेस्ट वर्क इन नेट 1 डे। ठीक है ना भाई, एक दिन में काम कंप्लीट करने के लिए कितने और लगाने पड़ेंगे बचे हुए काम पे। ध्यान रखना रेस्ट वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले तो वर्क डन निकाल लेंगे कि भाई पहले तो काम कितना हो चुका है, कितना काम हो चुका है, 1/3 काम हो चुका है। अगर एक टोटल काम था तो उसका 1/3 पार्ट हो चुका है, तो 1/3 काम हो चुका है। तो भाई रिमेनिंग वर्क कितना होगा, सबसे पहले तो यही ना, रिमेनिंग वर्क कितना मतलब कितना काम रह गया। जाहिर सी बात है, ये तो लॉजिक है, सिंपल निकालेंगे। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 1 - 1/3। 1/3 हो चुका है, 1 काम था। 3 - 1 कितना हो गया, दैट इज 2/3 इज रिमेनिंग। जाहिर सी बात है, 3 में से अगर एक हिस्सा पूरा हो चुका है तो 3 में से 2 हिस्सा बच रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो रिमेनिंग वर्क आपके पास आ गया 2/3। अब वो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है हाउ मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द रेस्ट वर्क इन नेट 1 डे। अब वो कह रहा है कि भाई एक दिन में इसकी पूरी पूरी कहानी करनी है, तो भाई कितनी एफिशिएंसी के साथ निकाला जाए, कितनी एफिशिएंसी के साथ निकाला जाए। तो पहले तो 12 दिन में काम हो रहा था, है ना, 20 लोग करते हैं 1/3। तो मान लो कि 12 लोग आपके, मान लो कि अब आपको सबसे पहले तो यार कुल यूनिट काम निकालना पड़ेगा। सबसे पहला तो अपना हो जाता है यार टोटल यूनिट वर्क निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे उसका आइडिया नहीं लग पा रहा, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसका अभी तक तो क्लियर था वो फंडा, लेकिन इस क्वेश्चन में उसका आइडिया नहीं लग पा रहा। तो अपन क्या करेंगे, हम वो मान लेते हैं कि भाई मान लिया एक्स आदमी लग रहे हैं, मान लिया एक्स मेंस लग रहे हैं, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मान लिया एक्स आदमी लग के 12 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, तो टोटल यूनिट वर्क आ जाएगा। सो टोटल यूनिट वर्क कितना आ गया, 12 इंटू एक्स यानी कि 12x। अगर एक्स आदमी 12 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, तो अब एक दिन में खत्म करने के लिए कितने लगेंगे। जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ डेज कम हुए तो फिर आदमी बढ़ जाएंगे, है ना। डेज और वर्क, अरे पर्सन मेंस में और डेज में तो इनवर्सली का होता था ना संबंध, याद है नहीं, इनवर्सली का। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब अगर डेज कम हो रहे हैं यानी कि एक ही दिन रह गया, तो फिर जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मेंस बढ़ जाएंगे, लेकिन काम तो ये रहेगा, काम तो रहेगा आपका 12x यूनिट ही रहेगा काम। तो ठीक है, 12x यूनिट काम करना है, तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना करना है भाई आपके पास। पहले ये 20 आदमी 12 दिनों में कर चुके हैं और रिमेनिंग वर्क की बात यहाँ पे हो रही है। सो दैट इज ओके, सो दैट इज कितना हो जाएगा आपके पास, 20 आदमी 12 दिनों में कर चुके हैं और कितना करा है यहाँ पे इन्होंने काम यार, यस 12 दिनों में कर रहे हैं, दैट इज 2। ओके ठीक है। सो 20 आदमी 12 दिनों में, मतलब ये कुल बात कर रहा है, मतलब कि अगर एक दिन का काम अगर यूनिट आपका निकाल रहा है, दैट इज 20 इंटू 12, 20 आदमी को 12 दिनों का काम, और उसको फिर एकदम से जो रिमेनिंग काम है उसको डबल स्पीड से करना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लो, क्योंकि जो रिमेनिंग काम है ना बेटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की बहुत सिंपल सा रीजन है। जो रिमेनिंग काम है पहले उसने करा था, मतलब एक हिस्सा करा था, 3 काम में से एक हिस्सा करा था उसने, ठीक है। अब उसको 3 में से 2 हिस्सा करना है, 3 में से 2 हिस्सा करना है, तो यानी कि काम डबल हो जाएगा एकदम से, मतलब डबल स्पीड से करना पड़ेगा। तो लाइक दिस। अब यहां से आप निकाल लोगे एक्स कि हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, कि भाई कितने और पर्सन आपको रिक्वायर्ड है। तो भाई 12x यूनिट अगर एक दिन का काम आप निकाल रहे हो, ठीक है ना, जो आपका कंप्लीट था, यानी कि आपको x आदमी चाहिए थे ये काम करने के लिए। सो दैट इज 20 इंटू 12 इंटू 2, यहां से आपका ये कट जाएगा और 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 40, ठीक है ना। 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 40। तो यानी कि कितने आदमी और चाहिए, हाउ मोर पर्सन। तो भाई 40 मत लगा देना आंसर, ये तो आ रहा है कुल आदमी चाहिए टोटल, क्योंकि यहाँ पे टोटल यूनिट काम निकाला था। समझ रहे हो, ये टोटल आया, ये जो एक्स आया ये क्या है, टोटल आया। वो पूछ रहा है हाउ मोर पर्सन, कितने और आदमी चाहिए। तो भाई 20 आदमी तो पहले लगा ही रखे थे, टोटल 40 आदमी चाहिए उसको एक दिन में कंप्लीट करने के लिए, उस इतने 12x यूनिट काम को। तो मोर पर्सन रिक्वायर्ड कितने चाहिए होंगे, मोर पर्सन इज इक्वल टू 40 जो कि टोटल थे -20, which is equal to 20 more person required. So the answer is option A. So the answer is option A. So 20 और आदमी आपको लगाएंगे, तब आपको काम जो है आपका
वो और बाकी का बचा हुआ 1 दिन में और कंप्लीट हो जाएगा हाथ के हाथ ही। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्लियर हुआ फंडा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है। तो आगे था ये आपका लिंक टाइप का क्वेश्चन था। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका लिंक्ड टाइप से है, मतलब कि ये स्टेटमेंट दी होगी इस तरीके से, इस पे 2 क्वेश्चन बेस्ड होंगे, ठीक है ना। हालांकि मैंने दोनों क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख दी है, लेकिन ये इस तरह से लिंक टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना कि भाई एक स्टेटमेंट लिख के रखेंगे और फिर उसके ऊपर 2 क्वेश्चन वहां पे वो बना के देगा। लिंक टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो जिन क्वेश्चन में आपका लिंक्ड बनता है, ठीक है ना, यानी कि आपको अगर लिंक बना के क्वेश्चन करना है, तो इसमें अक्सर क्या होने वाला है यार, इसमें सिंपली आपके साथ ये होने वाला है कि भाई आपने यहाँ पे, हाँ ठीक है, जो निकाला इसका आंसर, कहने का मतलब आपने, ये इसका पार्ट 1 है, सपोज दैट का इसका पार्ट 1 है, देखो दिखा देता हूँ, ये दो है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है, स्टेटमेंट एक है, ये वाली स्टेटमेंट सेम है, ठीक है ना। तो आपका क्या है कि पहला पार्ट हो गया, उसका रिजल्ट याद रखना, उसको अच्छे सबसे पहली चीज है कि अपने एग्जाम में ना अच्छे हैंडराइटिंग में, मतलब कि जहां पे भी रफ वर्क करोगे उसको रफ मत करना, ठीक है ना, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना। ये मत कहना, ये मत सोचना सर एमसीक्यू है, कन्वेंशनल थोड़ी ना है, हमें तो आंसर निकालना है। अरे भाई इसके अंदर जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, साफ साफ वो कैलकुलेशन आगे भी काम आएंगे उसके अंदर। लिंक टाइप के क्वेश्चन में ये चीज कई बार होती है, यहाँ पे हो ना हो उसका मेरे को नहीं पता, बट लिंक वाले क्वेश्चन में ये चीज होती है, इसलिए कर लेना, इस चीज का जरा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ओके, सो व्हाट इज सेइंग हाउ लॉन्ग विल इट टेक सी टू फिनिश द वर्क अलोन, ये है, लेकिन वो कंडीशन क्या बता रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड बी कैन डू इट इन 18 days with the help of C. All of them complete the work in 6 days, ठीक है ना। तो वो कह रहा है भाई ए जो है कोई आदमी, ये किसी काम को 15 दिन में कर देता है, तो ए का 1 दिन का काम निकाल लोगे, तो ए इज 1 day वर्क, ए इज 1 day वर्क कितना हो गया, ए कैन डू अ वर्क इन 15 days, तो 1/15। तो ए की एफिशिएंसी, मैंने बोला था एफिशिएंसी से भी बड़ा आसानी से बेहतरीन हो जाता है, अभी तक मैं एफिशिएंसी कर रहा था, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी निकाल के दिखाता था। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 1/15 इंटू 100 कितनी हो जाएगी, दैट इज समवेयर अराउंड 6.66% ना, दैट इज समवेयर अराउंड 6.66%, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ए की एफिशिएंसी। ठीक उसी प्रकार अपन निकाल लेंगे बी इज 1 day वर्क, जिस तरीके से ए का निकाला था उसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे बी का 1 दिन का काम, एंड बी कैन डू इट इन 18 days, सो दैट वुड बी 1/18। और इसकी एफिशिएंसी अगर निकालने की बात होगी, अगेन बी's efficiency is equal to 1/18 into 100, 1/18 into 100, ठीक है ना। ये इस तरीके से निकल जाएगी बॉस, ठीक है ना। अब फिर से इसको निकालोगे, आई थिंक ये 6 पॉइंट समथिंग कुछ, अच्छा रुको 6 पॉइंट यहाँ पे आ गया था, ये आ जाएगा आपका 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कितना आ रहा है ये आपका 5.55 समथिंग, यस 5.55%। तो बी की एफिशिएंसी भी आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर वहां पे देखनी रही तो दैट इज 5.55%। एफिशिएंसी आ गई बी की, ए की थी 6.66%। विद द हेल्प ऑफ सी ऑल ऑफ देम कंप्लीट द वर्क इन 6 days। तो भाई सी के साथ सबके सब मिलके काम कितने दिन में कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी सबके सब मिलके कितने दिन में कर देते हैं काम, 6 days में। तो ए प्लस बी प्लस सी के 1 day का वर्क कितना हो जाएगा, 1/6। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी के अगर 1 day का वर्क में लिख दूं 1/6, तो इसकी एफिशिएंसी अगर मैं निकालना चाहूं तो 16.66, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द एफिशिएंसी, डायरेक्टली मैंने लिख दी यहाँ पे। ये तीनों की साथ साथ एफिशिएंसी है, ये दो के अलग अलग और तीनों की साथ साथ। तो ये कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक सी टू फिनिश द वर्क अलोन। अरे भाई सिंपल सी बात है, ए की पता है, बी की पता है, ए बी सी की पता है, तो क्या सी की निकाल नहीं सकते, क्या निकाल सकते हो। तो सर सी इज एफिशिएंसी, सबसे पहले सर ये निकालेंगे, तो सर सी की एफिशिएंसी निकाल लो ना दोस्त। तो सर सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दैट इज टोटल एफिशिएंसी कितनी है 16.66% माइनस ए की एफिशिएंसी माइनस बी की एफिशिएंसी। तो टोटल में से ए की और बी की निकाल दोगे, सो आपके पास किसकी बच जाएगी, ए की और बी की निकाल दोगे, सो आपके पास किसकी बच जाएगी, दैट इज सी की बच जाएगी। आई थिंक दैट वुड बी 4.44%, दैट वुड बी 4.44%।
नाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक सी टू फिनिश द वर्क। अब तो भाई सिंपल सी बात है, कितने टाइम में करेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो उसको क्या कर देंगे 100/, अब इसको सिंपल से फ्रैक्शन में लेकर के आना है। तो क्योंकि यहाँ पे 100 से डिवाइड करा था परसेंटेज में चेंज करने के लिए, फ्रैक्शन में लाने के लिए इस तरह से कर देंगे। अरे दोनों सेम ही बात है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। ये मैंने n नंबर ऑफ टाइम्स तो आपके अभी करा दिया है, और अगर बेसिक की क्लास में करा था तो फिर तो पता नहीं कितनी बार, हजारों बार हो जाता है ये चीज कि भाई परसेंटेज हो या फ्रैक्शन हो, अलग अलग मत देखना, दोनों एक ही चीज है। रेशियो प्रपोर्शन के अंदर भी जब मैंने क्वेश्चन कराए थे और परसेंटेज की जब मैंने क्वेश्चन कराए थे, दोनों को सेम करके ही कराया था मैंने। तो दोनों को लिखने के तरीके अलग अलग है लेकिन बातें सेम है। एक में 100 से मल्टीप्लाई हो रही है, एक में नहीं हो रही है, एक में डिवाइड हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, बात खत्म। समझ रहे हो? तो कुछ अंतर नहीं है दोनों में। तो 100/4.44, ये तो अपना सिंपल सा इसका क्या आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ डेज का इसका हिसाब किताब आ जाएगा। सो 4.44 को भी नीचे, इसके नीचे 100 लिख दोगे, उसको ऊपर ले जाओगे। सो आई थिंक यू विल बी गेटिंग, इसको जब आप कर दोगे सो दैट इज समथिंग लाइक 45/2 इतना आ जाएगा, इसका 45/2 आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। 45/2 आ जाने वाला है आपका, ठीक है। 2.22 से ऊपर नीचे कर दिया यार, है ना, मतलब क्या कहते हैं, काट दिया। तो 45/2 डेज, तो उसको 45/2 दिन लगने वाले हैं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? एफिशिएंसी का ही सारा सारा खेल है, ठीक है ना, पूरा पूरा नीचे ले आना उसे, और सारा सारा खेल ही एफिशिएंसी का है यहाँ पे, और कुछ खेल है ही नहीं। क्लियर क्लियर? अरे मतलब कि इसको सीधा सीधा नहीं कर देना यार। तो यहाँ पे भी अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, अगर यहाँ पे भी दिक्कत हो रही है तो फिर तो मतलब कि देख लो इसे, फिर तो देख लो इसे, सिंपल क्या हो जाएगा इधर 100/4.44, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, तो बना दे रहा हूँ 444/100 लाइक दिस। इस तरह से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये भी ऊपर चला जाएगा और उसको भी ऊपर रहने नहीं देना है, इसको एक्चुअली में नीचे ले आना है, ठीक है ना, इसको एक्चुअली में नीचे ले आना है। सो दैट वुड बी 100 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज आई थिंक समथिंग 10 into 4/9, ठीक है ना। तो ये आपका एक्चुअली में 4.4, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये जो, इसको भी हटा देते हैं, अगर बेसिकली ये जो आपको मिलने वाला है ना, जो उसका एक्चुअल रिजल्ट मिलने वाला है, कहीं उसको एक्चुअल रिजल्ट मान लो आप, एक्चुअल रिजल्ट आपको मिलने वाला है लाइक दिस 1/45/2, यहाँ पे जो एक्चुअल रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ से, दैट इज 2/45 लाइक दिस, ठीक है ना। सो दैट वुड बी आपका मतलब एक्चुअल रिजल्ट ऐसा कुछ मिलेगा, एंड योर आंसर वुड बी 45/2 डेज। ये तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां तक किसी को कोई पंगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और बेहतरीन तरीके से होगा। पाइप एंड सिस्टम का भी क्वेश्चन ऐसे ही इसके अंदर ऐड होके हम कर देंगे। चाहोगे तो एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन लिखा के करा भी देंगे, ठीक है ना, चाहोगे तो। वैसे मैंने पहले करा रखा है, कोई इसमें पंगे वाली बात नहीं है। What is saying? He's saying A can do a work in 15 days and B can do it in 18 days. वही भाई एफिशिएंसी वगैरह पुराने वाली याद रख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट सबकी एफिशिएंसी में पहले ही लिख लेता हूँ, ताकि बार बार वापस जा करके वो पंगा करने की जरूरत ना पड़े। तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी अपने पास, 6.66%, ठीक है ना। बी की एफिशिएंसी कितनी थी अपने पास, 5.55% है। सी की थी 4.44, 5.55, और सी की थी 4.44, ठीक है। तो ये सबकी एफिशिएंसी अपने पास यहाँ पे आ गई थी, ठीक है, जो हमने यहाँ से निकाल लिया था, ये पहले एलिमेंट। तो इस तरह से याद रखना है। नाउ ए बी एंड सी रिसीव्ड टोटल, इतने पैसे उनको मिलते हैं, टोटल अमाउंट जो है इनका, सो टोटल अमाउंट जो है इनका, जो इनको मिलता है, दैट इज 27,000, 27K, 27,000 इनको मिल गया फॉर द होल वर्क, पूरा काम करने के लिए। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी इफ द मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन। जाहिर सी बात है भाई, ईमानदारी से अगर कोई बांटेगा
तो जितना काम करोगे उतने हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है ना, जितना काम है उतने हिसाब से पैसा मिलेगा अगर ईमानदारी है तो। और अगर ईमानदारी से नहीं बांट रहे हो तो फिर तो जैसा बांटना है वैसा बांटो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर तो जैसा बांटना है वैसा बांटो, कोई पंगा ही नहीं है इसके अंदर, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो ठीक है, ये 27,000 की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, इफ द मनी इज बिटवीन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। सी की बात कर रहा है, तो सी का शेयर निकालने के लिए सी की एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी, दैट इज 4.44। और 4.44% यानी कि इसकी एफिशिएंसी, इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालना पड़ेगा, इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालना पड़ेगा, दैट वुड बी आई थिंक कितना आ जाएगा यार, यहाँ पे आप सिंपल यार इन सब का रेशियो कितना आ रहा था, 6:5:4 आ रहा है। और इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालने के लिए सिंपल आप कर दोगे 4, इसको आप सिंपल 4.44 डिवाइड बाय 100 लाइक दिस। इसका अगर फ्रैक्शन पार्ट निकालना चाहो वैसे तो सिंपल सी बात देख लो यार, तो 6:5:4 का रेशियो है ए में, बी में और सी में, दिख रहा है 6:5 का रेशियो है ए में, बी में और सी में। कंप्लीट काम कितना था इनका 15 डेज में, अच्छा वो तो आगे भी लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट, तो ये रहा 15 डेज में था इनका कंप्लीट काम, ठीक है। तो 15 दिन में इसका जो शेयर बैठता है कितना बैठता है इसका, किसका, सी का, 4 वाला। तो इसकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी दैट इज 4/15, मतलब 15 दिन में इसका 4 वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये आ गया इसका 4.4 कन्वर्ट कर दो सीधा दैट इज 4/15, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है यार, इसकी एफिशिएंसी वगैरह इन सबकी तो एफिशिएंसी आ गई, इसकी हालांकि एफिशिएंसी का यहाँ पे कुछ ज्यादा मतलब था नहीं सी के निकालने का, ऐसा कुछ यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करें 6 और 5 11 आ जाएगा, दैट इज ओके फाइन, कंप्लीटली फाइन, दैट इज 4/15। तो भाई इसको इसी के रेशियो में इसको पैसा मिलेगा, तो सीज इनकम कितनी हुई, सीज शेयर कितना हुआ, वेरी सिंपल 27,000 का 4/15 पार्ट, एंड आई थिंक दैट वुड बी योर 72,000, सॉरी 7200, 1000 का इतना तो उनको कुल मिला के नहीं मिला, 7200 रुपीज, दैट वुड बी ऑप्शन बी, दैट वुड बी ऑप्शन बी विच इज परफेक्टली फाइन, ऑप्शन बी विच इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यार यहाँ पे अपने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन यार जो है जबरदस्त था, मेरे को एक क्वेश्चन लगता है कि एक पाइप और सिस्टम वाला अगर क्वेश्चन हो जाए ना तो उस पर मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो पाइप सिस्टम वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो उससे मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, अपनी तरफ से क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना, जरा ध्यान से। पाइप एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला था कि पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन अगला होने वाला है, तो ये आपका पाइप एंड सिस्टम का अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है इसके अंदर कि पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ सिस्टम इन 10 hours and 15 hours respectively, ठीक है ना। When a third pipe C which works as an outlet pipe, यानी कि उसमें से बाहर निकालने का काम कर रहा है, is open, then the system can be filled in 18 hours. The outlet pipe can empty a full system in, ठीक है ना। ओके, तो वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, मैं आपको समझा देता हूँ जरा एक बार, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि यार एक सिस्टम है आपके पास कोई, ठीक है, सिस्टम मतलब कोई टैंक समझ लो, ठीक है, जिसमें आपके दो आपके पाइप लगे हुए हैं, एक है पाइप ए और एक है आपका पाइप बी, ठीक है ना। तो पाइप ए जो है वो 10 घंटे में पूरा का पूरा फिल कर देता है, ठीक है। पाइप बी जो है वो 15 घंटे में पूरा का पूरा फिल कर देता है, इस तरीके से वो कह रहा है। When a third pipe C which works as an outlet, अब कोई तीसरा पाइप सी लगा दे जो कि आउटलेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें पानी भर रहा था तो दो पाइप तो इसके अंदर ए और बी भरने का काम कर रहे हैं, सी जो है निकालने का काम कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो ओपन देन द सिस्टम कैन बी फिल्ड इन 18 hours, इसको मिला के जो है मतलब कि ये बाहर निकाल रहा है और अब इसको भरने में कितना 18 hours का टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो फिर अब ये बताओ द आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ फुल सिस्टम इन, तो यानी कि हमें यार फिर से एफिशिएंसी की बात करनी पड़ेगी और हमें सी की एफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, लेकिन हमें ऑफ कोर्स सबकी एफिशिएंसी निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यार किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, ए जो है 10 घंटे में फुलफिल कर रहा है, यानी कि यार ए की एफिशिएंसी कितनी होगी परसेंटेज में अगर मैं निकालने की बात करूं तो भाई ए का 1 घंटे का काम कितना हो गया है ना, जान तू, दैट इज 1/10 और इसका हो गया 1/15। अरे अभी भी जैसे करते आ रहे हैं लगातार पिछले क्वेश्चंस में, समझ रहे हो, वैसे ही यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 1/10 into 100 दैट वुड बी एफिशिएंसी एंड 1/15 into 100 दैट वुड बी एफिशिएंसी। ये तो अपन को पता है, ठीक है ना, ये तो हमें पता है। तो भाई 10% एफिशिएंसी हो गई आपकी किसकी, ए की, ठीक है, एंड 1/10
15 into 100 आई थिंक दैट वुड गिव यू 6.66% एफिशिएंसी होगी आपकी बी की। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सी के साथ वो 18 घंटे लगाता है। ठीक है, तो भाई सबकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो अलग अलग, सबकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो अलग अलग या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते सर। तो सबसे पहले तो भाई भरने वालों की एफिशिएंसी निकालो, यानी कि जो इनलेट है ना, इनलेट है जो मतलब कि भर रहे हैं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो 10 प्लस 6.6 यानी कि टोटल 16.66%, 16.6% की एफिशिएंसी के साथ 66 लिख लो यहाँ पे, 66% से वो भर रहा है बेसिकली। अब क्या है भाई, आउटलेट पाइप किसके साथ, यानी कि भाई ए प्लस बी प्लस सी। अब सी क्या है, सी आउटलेट है ना, यानी कि सी जो है पानी निकाल रहा है, इसके साथ कितनी एफिशिएंसी आ गई इसकी, जरा वो देख लो। कितना था बॉस, ये था आपका 10 प्लस 6.6, सॉरी इसके साथ तो उसने दे रखा है ना, इसके साथ अपन को इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं, इसके साथ तो उसने दे रखा है यहाँ पे, है ना, कितना दे रखा है? Then the system can be filled in 18 hours, है ना। When a third pipe C, which work as an outlet pipe is also open, then the system can be filled in 18 hours. अब उसे 18 घंटे लग जाते हैं, तो कितना है 1/18 into 100, समझ लो। आई थिंक दैट वुड गिव यू समथिंग अराउंड 5.55। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो भाई अब क्या करना है, पाइप सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल ए प्लस बी प्लस सी और माइनस के ए प्लस बी, समझ लो। इससे क्या आ जाएगा, खाली सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो भाई टोटल एफिशिएंसी इसकी है 5.55 माइनस के 16.66 विच विल गिव यू कितना दे देगा आपको, 11.11%। ठीक है ना, अब ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा। अभी माइनस में आने तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। कई बच्चे के अरे सॉरी माइनस में कैसे, अरे भाई माइनस में आएगा ही, माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये निकाल रहा है, क्योंकि हमने जो इनलेट है उसको हमने पॉजिटिव में लिया, तो भाई आउटलेट जो है वो माइनस में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई आपकी माइनस के 11.11%। ठीक है ना, सिंपल, या फिर इसको सिंपल सिंपल माइनस नहीं लिखना है, इसको सिंपल सिंपल 11.11 ही लिखो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है ना। माइनस तो सिर्फ शो कर रहा है कि भाई आउटलेट है। तो ये आ गया आपकी सी की एफिशिएंसी, समझ रहे हो। सो दिस इज योर सीज एफिशिएंसी। अब क्या करना है, द आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ फुल सिस्टम। अब भाई ये कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा? अरे यार सिंपल सिंपल यार, टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाता था अपना, जानते 100 डिवाइडेड बाय 11.11। अगर परसेंटेज में ना होता ये, क्योंकि परसेंटेज में है, एफिशिएंसी में है, इसलिए 100 से डिवाइड करें। अगर इसमें नहीं होता तो 1 से करते। ठीक है ना, ये जानते हैं। तो कितना आ जाएगा भाई, आई थिंक दैट वुड गिव यू अराउंड 9 है, 9। ठीक है ना, सो दैट इज 9 hours, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी, परफेक्टली फाइन, क्लियर। तो इस तरह से टाइम एंड वर्क के चाहे पाइप एंड सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन आए, एफिशिएंसी, 1 डे वर्क या 1 hour वर्क, या फिर 1 दिन का काम, 1 घंटे का काम, या 1 हफ्ते का काम, लाइक दिस हम निकाल करके बात कर सकते हैं। एफिशिएंसी के ऊपर ही बात कर सकते हैं, दोनों चीजें सेम है। ठीक है ना, ये मैं पूरे लेक्चर में आपको एक चीज बताते आ रहा हूँ कि दोनों में कोई भी अंतर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, देखते हैं व्हाट इज सेइंग। ही सेइंग अ सिस्टम हैज अ लीक which would empty it in 6 hours। ठीक है ना, तो भाई फिर से कोई सिस्टम है, ठीक है ना, कोई टैंक है, इसमें कोई लीक है यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसमें कोई लीक है यहाँ पे, लीक को हम इस तरीके से मान लेते हैं, कोई आउटलेट की तरह मान लेते हैं, लाइक दिस लीक को ना। तो ये जो लीक है ये इसको 6 घंटों में एम्प्टी कर देता है, 6 घंटे लगते हैं इसको खाली करने में। अ टैप इज टर्न्ड ऑन विच फिल्स द सिस्टम एट 10 लीटर्स पर आवर। ठीक है ना, अब ध्यान रखना, तो भाई एक जो इनलेट है वो लगा हुआ है, वो इसके अंदर 10 लीटर्स पर आवर इसके अंदर बढ़ता है, एंड देन इट इज एम्प्टीड इन 15 hours। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम? ठीक है ना, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम? तो सबसे पहले तो भाई इसकी मतलब कैपेसिटी निकालनी है, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइम नहीं बोला तो कैपेसिटी पूछ रही, कितनी बड़ी बात है, उसने दिया हुआ रेट, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो एफिशिएंसी के ऊपर बात कर लो। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ लीकेज, है ना, कि भाई लीकेज कितनी, मतलब ये कितना एफिशिएंट है भाई साहब, 6 घंटे में खाली करता है, तो कितना एफिशिएंट होगा, 100/6, है ना। और इसका क्योंकि एक दिन का या फिर मतलब 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/6, वो तो पता ही हमें, 100/6 विच विल गिव यू 16.66% ये एफिशिएंट है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये 16.66% जो है एफिशिएंट है। अब भाई इसमें क्या हो रहा है, a tap is turned on which fills the cistern at 10 liters per hour। अब क्या हो रहा है भाई, अब इसमें 10 लीटर जो है 10 लीटर जो है
और हर घंटे में आपका भरा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसकी एफिशिएंसी अगर मैं बात करूं तो भाई ये 10% के आसपास हो जाएगी। अब देखो जरा समझ पे जरा ध्यान रखना, इफेक्टिव एफिशिएंसी ऑफ लीकेज। सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं भाई कि इफेक्टिव एफिशिएंसी ऑफ लीकेज क्या है। देन इट इज एम्प्टीड इन 15 आवर्स। तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब उसके खुलने के बाद वो होगी उसकी इफेक्टिव एफिशिएंसी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ओपन होने के बाद। ये तो अगर ओपन नहीं है तो इतना टाइम लगता है तो इतना एफिशिएंट है, लेकिन जब ओपन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अभी ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है ना। तो यानी कि कम एफिशिएंट हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दैट इज 10 सॉरी ये 10% तो वैसे भर रहा था, तो 60 माइनस 66 माइनस 10 एंड दैट वुड एक्चुअली में, ये 10 तो अलग बात हो गई, इसको मैं बाद में बात करूंगा। वो एफिशिएंसी इसको नहीं जोड़ सकते, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, उसको एफिशिएंसी से नहीं जोड़ना। ये क्या बोल रहा था, 15 आवर्स, इसको जोड़ो सीधा सीधा। क्या बोल रहा था, ऑन विच फिल्स द सिस्टम 10 लीटर्स पर आवर, ये उसका रेट हो गया, जिससे हम बाद में इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, देन इट इज एम्प्टीड इन 15 आवर्स, ठीक है ना। तो 15 आवर्स में ये खाली करता है। तो भाई 15 आवर्स अगर है तो एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, एफिशिएंसी कितनी होगी 100/15। सो इफेक्टिव एफिशिएंसी कितनी होगी, दैट इज 6.66%। क्लियर। तो इफेक्टिव एफिशिएंसी आपके कितनी होगी, तो इट मींस अब देखो लीकेज की एफिशिएंसी ये रही, इफेक्टिव एफिशिएंसी ये हो रही। इफेक्टिव एफिशिएंसी मतलब कम हुई थोड़ी सी लीकेज की एफिशिएंसी, उसने कम करी। किसने कम करी होगी, ये जो इनलेट वाला पाइप है इसने कम करी होगी। तो भाई इनलेट वाले पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इट मींस द एफिशिएंसी ऑफ फिलिंग पाइप, बताने की जरूरत तो नहीं है, एफिशिएंसी ऑफ फिलिंग पाइप, जो इसको फिल कर रहा है उसकी एफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है। बताने की जरूरत नहीं है कितनी आ जाएगी भाई, 16.66 माइनस 6.66 कितना आ जाएगा, 10%। तो 10% एफिशिएंट है ये। 10 लीटर की वजह से 10% नहीं हुआ, ये इसकी वजह से 10% हुआ, ठीक है ना। तो ये कितना है इसका, 10% है ये। समझ रहे हो। तो बस अरे यही तो चाहिए था, क्यों, क्योंकि वो पूछ रहा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो बस बात खत्म। देयरफॉर द इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स, ठीक है ना। तो भाई ये कितने घंटे में इसको भर सकता है। अब जाहिर सी बात है अगर इसकी 10% एफिशिएंसी है तो ये कितने घंटे में भरेगा, सो इट कैन फिल द पाइप, इट कैन फिल द पाइप इन कितने घंटे भरेगा, 10% एफिशिएंसी तो कितना हो जाएगा 100/10, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, तो यानी कितने 10 आवर्स, तो ये 10 घंटे में भर देगा। अब ये अगर 10 घंटे में भर देगा तो, और ये कितने लीटर पर घंटे भर रहा है, 10 लीटर पर घंटे भर रहा है। तो भाई कैपेसिटी निकालने के लिए अब कुछ मेरे को अलग से आइंस्टीन का फॉर्मूला लगाने की तो जरूरत नहीं है ना। कैपेसिटी निकालने के क्या, 10 लीटर पर आवर भर रहा है और कितना 10 घंटे में भर रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 लीटर। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, सिंपल, इसमें कुछ अलग से लगाने की जरूरत नहीं थी। सो 100 लीटर्स इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज परफेक्टली फाइन, ऑप्शन ए इज परफेक्टली फाइन, 100 लीटर्स इज योर आंसर एंड ऑप्शन ए इज परफेक्टली फाइन। सो बेटा इस तरीके से यहां तक आते आते हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई थिंक सो कि आपको चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने समझानी चाहिए आपको। एफिशिएंसी के ऊपर बात हो या फिर आपके पर डे वर्क या पर यूनिट वर्क या फिर आपके सिंपल पर आवर वर्क, पर वीक वर्क, मतलब पर यूनिट की बात मैं कर रहा हूँ बेसिकली, कैसी भी बात हो, दोनों बोथ आर द वन एंड द सेम थिंग, और उसी से हम निकालेंगे। तो टाइम एंड वर्क बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जहां पे बच्चों को दिक्कत आती है। कभी भी आदमियों की बात हो तो आपको मतलब आदमी और नंबर ऑफ डेज की बात हो तो आपको देख लेना डायरेक्टली है या फिर आपका इनडायरेक्टली वाला संबंध है, इनवर्सली वाला है, ठीक है। किस तरीके से इक्वेशन बनानी है मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू सिखाया है। पाइप सिस्टम के क्वेश्चन किस तरह से करना है, आई विश के और भी क्वेश्चंस में हो पाते हैं, बट ठीक है इतने काफी है, मतलब मजेदार है। जितने आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उतने पैटर्न्स के ऊपर हमने यहाँ पे क्वेश्चन करा दिए। होपफुली आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई होंगी। जितना मजा मेरे को आपको पढ़ाने में आया उतना ही मजा आपको यहाँ पे मेरे साथ पढ़ने में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मैं चलता हूँ और होपफुली कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज होगी। तो आगे भी आपको ऐसी सीरीज चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स करके कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए। हमारे इस चैनल पे लगातार बने रहिए, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना एंड थैंक यू एवरीवन। ठीक है, कमेंट करते रहो, बताते रहो कि और क्या क्या चाहिए मैथमेटिक्स में, और भी ज्यादा जबरदस्त कंटेंट आने वाला है और भी बाकी के फैकल्टीज बहुत मेहनत से इस चैनल पे लगे हुए हैं। आप लोग भी लगे रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।